हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज की चर्चा मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बम्पर रिजल्ट, जैसी उम्मीद थी उस उम्मीद से भी अच्छे रिजल्ट, यानी कि हमें रिजल्ट बेहतर देखने के लिए मिले। ये बिजनेस सीजनल बिजनेस है, इसलिए जो भी एनालिसिस होता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं होता है, ईयर ऑन ईयर होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीजनल टाइप के जो है बिजनेसेस हैं ये। और ये जो क्वार्टर है ये जनरली एक वीक क्वार्टर जो है रहता है, दिसंबर वाला क्वार्टर, और जो मार्च क्वार्टर है वो बम्पर क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो है हम एनालिसिस करेंगे मेक मनी लिमिटेड के बारे में। कुछ लोगों के मन में कुछ संशय जो है हो सकते हैं, मैं पहले उन्हीं का ही जवाब आपके साथ देना चाहूँगा। कुछ लोगों को इस एनालिसिस के अंदर ये लगता है कि जो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, तो ध्यान रखिएगा फाइनेंस कॉस्ट क्यों बढ़ी है ये बताता हूँ आपको। और ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं कुछ डिस्क्लोजर आपके साथ कर देता हूँ, जिससे कि आप अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर लीजिएगा। आप कोई भी शेयर खरीदने या बेचने का फैसला करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। जो भी मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ ये सब का सब जो है इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी डिस्क्लोजर के रूप में बताऊंगा ये शेयर्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में है। और इसी चैनल के माध्यम से जो हमारी अल्फा मेंबरशिप है उसके अंदर जो अल्फा मेंबर्स हैं उनके पास ये शेयर हो सकता है, और आप में से भी कुछ लोगों के पास ये शेयर होगा, तभी आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं। और जिन लोगों ने ये पहली बार जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले मेक मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद और जो है आप डिटेल डिस्कशन जो है मेरी बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो पिछले 3-4 साल से जो है मैं इस शेयर्स को कवर करता हुआ आ रहा हूँ, और ये करीबन उस समय 25 रुपये हुआ करता था, मैं तब से इस शेयर्स को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का जो शेयर है ये अभी आज जो है अपने 52 वीक हाई मारने के बाद जो है करेक्ट हो गया, और रिजल्ट आने के बाद करेक्ट हो गया। तो सभी लोगों को लगा कि रिजल्ट उम्मीद से खराब है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इतने बढ़िया रिजल्ट जो एक कंफर्म हमें कर रहे हैं कि हाँ अब कंपनी की परफॉर्मेंस वास्तव में बेहतर चल रही है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंफर्मेशन आ गई, यानी कि पिछले क्वार्टर में क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे थे इसलिए वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वार्टर वीक रहता है इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा मैं जो शेयर प्राइस है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर कर सकता हूँ वीडियो में। तो मैं हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो मैं अलग से जो है अल्फा मेंबर्स के साथ भी जो है शेयर करता हुआ नजर आऊँ। यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, ये देखिएगा, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये है सेल, और इस सेल का बढ़ना 25% ईयर ऑन ईयर, ये ग्रोथ वाली कंपनियां ही करती हैं। तो ये ग्रोथ का पहला इंडिकेशन है, और ये जो ग्रोथ आई है 25% की, ये काबिल तारीफ है, और ये ऐसे माहौल के अंदर है जहां पर कि हम कोविड से जूझ रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने अभी बीच में छोड़ दी थी इंटरेस्ट वाली, तो देखिएगा जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, तो जब कंपनी अपने प्रोडक्शन को करती है, जब अपने काम को शुरू करती है, तो पहले वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदती है, और उसके लिए जो ब्याज पे करती है वो जनरली उस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट की कीमत में जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के पैसे को उस प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट्स, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से उसको क्वालिफाइंग असेट्स माना जाता है। और ऐसी उधार लिए गए पैसे का जो ब्याज है जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं, और बाकी जो एंसिलरी कॉस्ट होती है, यानी कि उसकी जो कमिटमेंट चार्जेस हैं या जो डिस्काउंट प्रीमियम्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं, वो सब करने के बाद जो है वो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, पीपीई, उसकी कीमत में जोड़ देते हैं। लेकिन जब वो काम शुरू कर देता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर जो ब्याज की राशि है, इंटरेस्ट की जो राशि है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आनी शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है कि इस क्वार्टर के अंदर आपको फाइनेंस कॉस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज जहां पर ये काम कर रहे थे, जो एक्सपेंशन थे, वो यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। और इसीलिए मैं आपको जो है पिछले सालों से जो है ये बात कर रहा हूँ कि ये जो कंपनी है ये ग्रोथ वाली
स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो करती है, और वो जो ग्रोथ है, जो नए नए कमर्शियल प्रोडक्शन इनके जो स्टार्ट हो रहे हैं तीनों डिविजन्स के अंदर, उसकी वजह से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, और इसीलिए आपको फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 25% की ग्रोथ कम होती है क्या? नहीं, मुझे तो काफ़ी जो है सेटिस्फाइंग लगी कि 25% सेल्स आपने ईयर ऑन ईयर बढ़ा दी। दूसरी बात कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो थी वो 300 करोड़ थी, जो 334 है, यानी कि जो सेल हुई है उसके सामने मात्र 10% आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, यानी कि आपको बेनिफिट रॉ मटेरियल की कंजम्पशंस पे भी आ रहा है, यानी कि वहाँ से भी आपको बेनिफिट आ रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है 34 करोड़ से 38 करोड़ हो गई है। तो नॉर्मल इंक्रीमेंट जो 10% 12% का होता है एम्प्लॉयज़ का, वो है, और साथ में नया कमर्शियल प्रोडक्शन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी जो है बढ़ना लाजमी था, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ी है। तो अब क्या जो है मैनेजमेंट से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई फालतू की जो है एम्प्लॉय कॉस्ट ना आए, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो मैनेजमेंट ने पीछे जो है सैलरी जो हाइक हुआ था, या उन्होंने जो रेमुनरेशन लिया था, जो प्रॉफिट के बेस पर जो कमीशन था, उसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डेंट पड़ा था। और यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो हैं अब साफ साफ जो है दिखाई दे रही हैं कि जो एक्सपेंशन के अंदर जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं या जो स्टाफ है, उन सबको जो है वहाँ रेमुनरेट किया होगा, और एक नॉर्मल इंक्रीमेंट भी जो है हुआ होगा, तो उस वजह से आपको ये 10% का राइज जो है साफ साफ नजर आएगा। तो यानी कि आप खर्चों में केवल 10% की बढ़ोतरी देख रहे हैं, और इनकम में आप 25% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट ये हो गई है जी 13 करोड़ से 23 करोड़। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पहले कैपिटलाइज हो रही थी वो अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर राइट ऑफ हो रही है, यानी कि वो खर्चे के रूप में मानी जा रही है। ये है फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये भी यहाँ पे भी लोगों को जो है लग रहा होगा कि अरे डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, अरे भैया लैंड एंड बिल्डिंग जब तक बनती नहीं है, जब तक वो यूज नहीं होती है, तब तक उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि इंडेक्स 16 भी ये बात कहता है कि जब वो चीज़ तैयार हो जाएगी, जब उसको पुट टू यूज़ कर दोगे, जब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने शुरू कर देगी, उस दिन से आप उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन नए स्टार्ट कर दिए हैं तो उसके ऊपर भी तो डेप्रीशिएशन लगाओगे आप, तो वो डेप्रीशिएशन जो है बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब नया काम शुरू होता है तो नए काम के ऊपर जो पुराना जो ब्याज होता है वो जनरली जो असेट्स के अंदर जुड़ रहा होता है वो जुड़ना बंद हो जाता है, और अब जो ब्याज आप पे करते हैं वो P&L में आता है। और दूसरा, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, यानी कि जो भी फिक्स असेट्स है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये दोनों चीज़ें जो है आपको बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद देखिएगा, अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है पिछली बार जो है 453 करोड़ थे, वो अब बढ़कर 555 करोड़ हो गए, यानी कि 555 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो खर्चे हैं वो भी जो है बड़े हैं, लेकिन उनमें दो रीजंस हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट है और एक डेप्रीशिएशन है। तो डेप्रीशिएशन में भी आप ध्यान रखिएगा कि इतना कैश है कंपनी के पास एक्स्ट्रा, क्योंकि डेप्रीशिएशन में कैश नहीं जाता है। उसके अलावा जो है कि इनको जो फायर से जो इनको डैमेज हुआ था तो वहाँ से इंश्योरेंस क्लेम मिला, उसके प्रॉफिट्स हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर जो है आपकी चर्चा जो है नहीं करूँगा। मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि प्रॉफिट में कितना जंप आया है। इन सब के बावजूद प्रॉफिट 38% बढ़ा है, यानी कि 25% सेल बढ़ने पर 38% का जो है प्रॉफिट हुआ है। तो आप ये समझिएगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं या जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से आपको ये जो है इफेक्ट दिख रहा है। तो करीबन जो है 1.3 टाइम्स जो है आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप सेल अगली बार 25% बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट जो है वो करीबन 130 से 135% बढ़ते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी नजर आए, सब्जेक्टेड टू रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद है पैट मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट के मार्जिन। जो मार्जिन है ना जी, वो एक पी वैल्यूएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन कंपनीज की पी वैल्यूएशंस अच्छी होती है उनके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। तो अब ये जो कंपनी है अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा रही है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस में अगर हम बात करें तो जो मार्जिन हैं वो किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये जो मार्जिन हैं, एक मिनट आप रुकिएगा, तो ये जो मार्जिन्स हैं ये किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे आगे, मार्जिन्स बढ़कर 12% हो गए 10.8 से, तो मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा अब
अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर देखें इस क्वार्टर की भी, हम नहीं देख रहे पिछले क्वार्टर की, अगर पिछले साल से कंपेयर करें 1.87 से, तो भी हम ये उम्मीद करेंगे कि इस शेयर को अगर 10 की पी भी मिलती है तो ये शेयर 109 रुपये का होगा। लेकिन ये शेयर 10 की पी रेशो आगे डिजर्व नहीं करता, ये इससे ज़्यादा डिजर्व करता। वो मैं आपको बाद में कभी किसी दूसरे एनालिसिस में आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें, इसके 3 मेजर सेगमेंट हैं, पिगमेंट, एग्रोकेमिकल, क्लोरोएल्कलाइज एंड डेरिवेटिव्स। देखिएगा जो पिगमेंट बिजनेस है उसमें जनरली 10 की पी रेशियो मिलती है। एग्रोकेमिकल जो बिजनेस है उसमें नॉर्मली 20 की पी मिलती है, और क्लोरोएल्कलाइज और डेरिवेटिव्स में जनरली 10 की पी मिलती है। तो ये जो बिजनेस है इन सब के अंदर जो पी है पूरे कंपनी को 10 की मिल रही है। तो आप ये समझिएगा कि जब ये बिजनेस डीमर्ज होगा, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं कि डीमर्जर की भी न्यूज़ है, तो जब डीमर्ज होगा तो ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इसकी वैल्यूएशन सी मुझे कुछ और लगती है, वो मैं आपको भी आगे चर्चा में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा पिगमेंट के अंदर जो है 10% मार्जिन जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये काफ़ी मामूली है, ये पिगमेंट के अंदर मामूली ही रहती है, ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए इसको लो पी रेशो मिलती है। अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल बिजनेस। एग्रोकेमिकल देखिएगा यहाँ पर 440 से 649 करोड़, ये है बात, ये है सर बात, ये है बात। यहाँ पे 45% का जो बिजनेस है ये ग्रोथ है, और इस तरीके की ग्रोथ वाली जो कंपनी है जो 45% से ग्रो कर रही हो, तो आप ये समझिएगा कि उसको पी रेशो क्या मिलेगी, वो तो 40 या 35 की पी पर जाएगा। लेकिन हम फिर भी कंजर्वेटिव मानते हैं कि इसको कम से कम 20 की पी रेशो मिलनी चाहिए इस बिजनेस को। और ये क्लोरोएल्कलाइज वाला जो बिजनेस है ये 62% प्रॉफिट राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो आप देखेंगे हर जगह इसके अंदर जो है बम्पर प्रॉफिट्स हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, सारे सेगमेंट में इंप्रूव हो रहे हैं। और बस लोगों को ये समझ में आया कि जो मार्केट आवर्स में रिजल्ट आए कि फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई और डेप्रिसिएशन बढ़ गया, जिसकी वजह से शेयर्स की पिटाई हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, अगर हम उस कंपनी की बात करें जो बचेगी हमारे पास, और इसके अलावा जो हमें दूसरी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे 1000 शेयर के बदले में 94 शेयर्स, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। तो ये देखिएगा ये जो 57% जो है प्रॉफिट राइज हुआ है, जो कंपनी अभी भी मेग मनी और सर इसके अलावा जो सब्सिडरी भी इंक्लूड है, अगर हम सब्सिडरी को हटाते तो 57% का प्रॉफिट राइज है। आप रिजल्ट को कैसे खराब बता सकते हैं 57% का। अब देखिएगा ये जो ईपीएस है ये 2 रुपये 20 पैसे की आ रही है साल भर की। आप मानेंगे कंजर्वेटिव बेसिस पर भी आप इसको 8 रुपये तो जो है कम से कम दोगे। और पिगमेंट में अगर मानते 10 की पी और एग्रो में 20 की, तो एवरेजली 15 की पी रेशो तो इसको मिलनी है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन डीमर्जर होगा ना, इस शेयर्स की कीमत 120 रुपये हो जाएगी, और जो शेयर फ्री में मिलेंगे वो अलग से। ये मेरी कैलकुलेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं इसके ऊपर कि ये शेयर डीमर्जर के बाद 120 रुपये हो जाएगा। तो ये जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने आज भारी भरकम जो है इसके अंदर माल उठाया, पहले ऊपर लेके गए फिर नीचे मारा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर आ जाए और वो शेयर से बाहर हो जाए। ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इसी तरीके से जो है बाहर निकाले जाते हैं। कल हो सकता है कि फिर वो नीचे मारे और फिर सब लोग डर जाएं। ये खरीदने का टाइम है, बेचने का नहीं है। दिल थाम के रखिएगा, और अभी तो रैली शुरू होनी है इस शेयर्स के अंदर, अभी निकल गए ना जिंदगी भर पछताओगे। ये मेरे अपने व्यू हैं, मैं तो आपको सीधी सी बात यही बोलूंगा, ये मेरे अपने व्यू हैं। अगर अब निकल गए ना इन प्राइस पर इस रिजल्ट के बाद, इस शेयर्स के अंदर 150 रुपए से पहले निकलने का कोई सवाल ही नहीं बनता, अगर मैं दोनों बिजनेस की बात करूं। और ये तो मौका है यहाँ पे कि जब पूरी मार्केट अपने हाई पे, और इस तरीके के जो शेयर्स हैं पूरी मार्केट में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अकेला ऐसा शेयर्स है जो केमिकल सेक्टर के अंदर मुझे डीपली अंडर वैल्यूड लगता है, और जो कंपनी केमिकल सेक्टर के अंदर ग्रोथ को डिजर्व करती है, तो मुझे ये जो है पूरी उम्मीद है कि भविष्य के अंदर ये बहुत अच्छी रिटर्न्स देगा। और हो सकता है कि कल भी आपको जो है बड़े इन्वेस्टर्स के माध्यम से आपको जो है इस शेयर्स के अंदर नीचे के प्राइस बाइंग होती हुई नजर आए। उसके बाद जो मैंने आपके साथ चर्चा की, उस पूरी चर्चा के अंदर हो सकता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में खुद ये शेयर हैं, लेकिन मैंने अभी कल भी या इस हफ्ते में कोई बाइंग नहीं की है। अभी भी मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, पिछले 1 महीने के दौरान मैंने कोई भी इसके अंदर किसी तरीके की मेग मनी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं की है, पिछले 1 महीने के दौरान। तो आप ये समझ सकते हैं
कि मेरा जो व्यू है वो हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में पुराने मेरा किसी तरीके का कोई ट्रेडिंग व्यू आज की डेट में नहीं है, बट मुझे ये शेयर जो है डीपली अंडर वैल्यूड लगता है। और मुझे लगता है कि जब मार्केट ऐसी ऊंचाइयों पर है और जब आपके पास जो है अगर फंड्स हैं और अलोकेट हो सकते हैं और आप रिस्क को समझते हैं स्टॉक मार्केट के, तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस काइंड ऑफ शेयर्स। तो मैं तो आपको यही बोल सकता हूं कि देखिएगा इस तरीके के शेयर्स बहुत ही कम मिलते हैं, और अगर आप रिस्क एपिटाइट आपका ठीक है, अगर आप इसके नीचे के भाव बाई चांस क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर गिरती है तो वो हो सकता है कि मिले, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक मार्केट गिरने पर भी इस शेयर्स के अंदर डाउन साइड रिस्क ज्यादा नहीं है। और जिस तरीके से इसने कंसोलिडेशन किया है, तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी ऐसा मानता हूं कि जब इस तरीके की शेयर्स में रैली आती है तो रिटेल इन्वेस्टर शुरू में ही एग्जिट कर जाते हैं, और बाद में जब वो शेयर्स मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देता है तब वो आके पूछते हैं कि सर अब मैं खरीद लूं इसको। मैं तब उस समय खरीदने की कभी राय नहीं देता, मैं शेयर्स खरीदने की राय तब देता हूं जब वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, वैल्यूएशंस जो है वो उसको फेवर करती हूँ। मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट इज लाइक एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ अल्फा मेंबर्स। मैं अल्फा मेंबर्स के साथ भी इसी तरीके की वीडियो शेयर करता हूं, तो मैं ये जो शेयर्स है नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मेग मनी के शेयर्स को शुरू से कवर कर रहा हूं। आप मेरे चैनल से के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो केवल अल्फा मेंबर्स के लिए दे रहा हूं। ये सारे के सारे जो व्यूज हैं ये मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं, इंक्लूडिंग अल्फा मेंबर्स। तो ये जो भी मेरे व्यू हैं ये इंडिपेंडेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। बढ़िया लगी ना तो जो है लाइक जरूर ठोक देना, और भाई साहब शेयर जरूर कर देना। और अगर इस शेयर से जब आप पैसे बनाओ तो जो है मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई साहब कुछ पैसा जो है उसको अपने धार्मिक स्थल पर जो भी आप फॉलो करते हैं वहां पर जो है जरूर से जरूर जो है आप या तो दान के रूप में या किसी अन्य प्रकार से जिस तरीके से आप सेवा कर सकते हो करें, जिससे कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये आपको जरूर से जरूर आपकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर एक अच्छे प्रॉफिट बनाने का जो है दम रखता है। मैं काफ़ी समय से इस शेयर्स में इन्वेस्टेड हूं, और मैं आपको यही बोलूँगा कि इस तरीके के शेयर्स बाजार में बहुत कम है, और आप बहुत अच्छी वेल्थ इससे बनाएं और जल्दबाजी में शेयर से ना निकले। रैली तो अभी शेयर्स में हुई नहीं है, जब इस शेयर्स में रैली होगी तो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर पास्ट में काम किए गए हैं वो उसको जो है देखते हुए बहुत सारे लोगों को जो है इस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर इश्यूज होते हैं। मेरा कंपनी की मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पहले मैंने इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी 3 वीडियो शेयर की थी करीबन 2-2.5 साल पहले, वो आप जाके देख सकते हैं। वो इशू इस तरीके का रहा कि जिसकी वजह से आपको ये शेयर इस प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने अब कोई इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं किए हैं कि जिसकी वजह से ये शेयर जो है नीचे काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। एक्सेप्ट कि कुछ लोगों को जो है मैनेजमेंट के द्वारा जो सैलरी ली जा रही है वो ज़्यादा लग रही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ये सवाल आप मैनेजमेंट से जो है उनकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आप पूछिए, तो वो आपको जो है जवाब देंगे। तो उनसे आप ये सवाल जरूर से जरूर पूछिएगा कि सर अभी रेमुनेशन हाइक और कितना हो सकता है, क्योंकि ये एक ओवरहैंग जो है इस शेयर्स के ऊपर रह सकता है कि जो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद इस शेयर्स को खरीदने में जो है इस कारण से हिचकिचाते हो। लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट ने पीछे हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस कॉल की हैं, बहुत बड़े बड़े जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी जो हम क्योंकि जो BSE की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो शायद आगे चल के इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो वहाँ पर अगर वो पार्टी इंटरेस्टेड होगी तो फिर ये शेयर जो है फ्लाई कर सकता है। मैं अपना एनालिसिस यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, और ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ। मैंने बोला है कि पिछले 1 महीने में मैंने कोई भी शेयर नहीं खरीदा है, ना कोई ट्रेड किया है, और ना अभी मेरा हाल फिलहाल में किसी तरीके का ट्रेड करने का इरादा है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन हो सकता है कि जो बात मैंने आपके साथ की है सेम लाइंस के ऊपर मैं फर्दर बाइंग जो है कर सकता हूं, बट ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पजेज, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेज और ट्रेडिंग पर्पजेज। जो भी खरीदूंगा वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। अगर अभी भी मेरा खरीदने का मन बनता है, अगर मुझे नीचे के प्राइस मिलते हैं अभी भी जिन प्राइस पर क्लोजिंग हुई है या इससे 2-4 रुपए नीचे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।